बिल्कुल। चलिए, तो दूसरी चीज याद आती है, आपका एक गीत बड़ा मशहूर हुआ है जो आपने उर्दू गीत को जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट किया, उसका जो है कुछ हिस्सा हमें सुनाएंगे आप? मुझे याद है हम लोग सियाटल में रहते थे और एक कवि सम्मेलन वहां पे करते थे, उसका नाम था झिलमिल। और उसमें इंद्र जी जो है वो उनको आमंत्रित किया गया था और वो आके उन्होंने अपनी एक पैरोडी सुनाई थी, यदा कदा ये हृदय में विचार आता है। कमाल की बात है कि उस समय घर वापसी का बड़ा जिक्र चल रहा था, तो घर वापसी केवल लोगों की ही क्यों हो, गीतों की क्यों ना हो वाली तर्ज पर इस गीत की जो घर वापसी की गई थी वो लोगों ने बहुत पसंद की। उसमें जो आनंद था, उसमें जो पैरोडी थी और उसमें ये जो राजनीतिक फ्लेवर था, ये सब मिलजुल के इतना सुंदर उसका दृश्य बना कि सब इंद्र अवस्थी जी के उस गीत को गुनगुनाने के कई कई महीनों बाद भी जब मिलते थे तो उस गीत की चर्चा होती थी। कई और लोगों ने इससे प्रेरित होकर अन्य गीतों को, अन्य भाषाओं के, अंग्रेजी के गीतों को, कन्नड़ के गीतों को और उर्दू के भी गीतों को और हिंदी फिल्मी गीतों को श्रेष्ठ और शुद्ध हिंदी में परिवर्तित करने का प्रयास भी प्रारंभ किया था। तो ये बड़ा एक आनंद, एक जैसे होता है कि आपने यात्रा प्रारंभ कर दी है और लोग जुड़ते चले गए उससे, उसी प्रकार इंद्र जी ने वो एक आंदोलन शुरू किया था गीतों के शुद्धिकरण का। अच्छा, उस गीत की जो प्रेरणा थी, हमारे एक मित्र है यहाँ पर, इंद्र निगम जी, बड़ी अच्छी कविता लिखते हैं, हास्य कविता लिखते हैं, और उनकी कविताएं जो होती हैं उस पर होती हैं ज्यादातर, जो व्यक्ति के दिमाग में साइकोलॉजिकल जो चलते रहते हैं। जैसे उन्होंने एक लिखी थी हाइपोकॉन्ड्रिक जो होते हैं, जो बीमारी से त्रस्त रहते हैं हमेशा किसी न किसी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जो गीत है, उसमें उन्होंने बताया कि बाहों का उसने किसी मित्र ने भुजाएं शब्द यूज किया था उसके लिए, तो हमें बड़ा पसंद आया। तो एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर हमारे संगीत कार्यक्रम हुआ करता था, तो लोग गाने गाते थे उसमें, एक पहुंच के कैरियोकी में सब में इस तरह से, तो हम लोग भी जाते थे। तो हमने सोचा कि चलो एक बार इसकी पैरोडी बनाई जाए, इसी की पूरी कोशिश करके। तो हमने शुरू किया, साथ में वो भी निगम जी भी बैठे। तो करते करते हम लोगों ने सारी एक कविता उस पर लिख डाली, पैरोडी उस पर। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो उसका शुरू किया था इस तरह से कि यदा कदा ये हृदय में विचार आता है कि तुझे धरा पे निमंत्रित किया है, तुझे धरा पे निमंत्रित किया है मेरे लिए। तो ये था उसमें। तो तू भूतकाल में नक्षत्रों में वास करती थी, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे धरा पे निमंत्रित किया है मेरे लिए। अच्छा, तो हुआ ये कि इस कविता को हमने उनको, अशोक चक्रधर जी पोर्टलैंड आए थे जी, तो उनको भी हमने सुनाई, तो उन्होंने सुना उसको और आशीर्वाद दिया। एक दो जगह उन्होंने छोटे करेक्शन भी उन्होंने सजेस्ट किए, बड़े अच्छे। तो ये हुआ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हूँ शहनाइयां सी राहों में। अब शहनाई का सोचा था क्या किया जाए, तो उसका एक ऐसे बनाया कि यदा कदा ये हृदय में विचार आता है, विवाह दुंदुभी वादित हुई दिशाओं में। तो जैसे बजती हैं शहनाइयां, तो शहनाई का ये अनुवाद किया कि एक दुंदुभी है, विवाह की ललकार है। ये विवाह भी एक युद्ध है, उसकी ललकार एक है, जो शहनाई उसकी ललकार है, तो दुंदुभी है उसकी। तो विवाह दुंदुभी वादित हुई दिशाओं में, तो इस तरह से किया था। तो ये था उसमें। तो और जैसे था कि ये केसों की घनी छाँव है तेरी खातिर, तो उसका ये था कि ये केश गुच्छ सघन छाँव है मेरे हेतु, ये अधर और भुजाएं मेरी धरोहर है।
तो ये ना कि ये ऊँट और ये बाहें मेरी अमानत हैं, तो उसका ये ट्रांसलेशन किया था इस तरह से। तो खैर वो लोगों ने पसंद किया और काफी चल गया, तो हमने काफी जगह सुना भी दिया उसको। आई थिंक मैंने शायद 2018 में विश्वरंग जो आयोजन ऑनलाइन हुआ था कोविड के दिनों में, उसमें आपने ये सुनाया था। उसमें शायद अभिनव थे, तो अभिनव जबरदस्ती सुनवाते हैं हमसे ये कविता हर बार। तो झिलमिल का आयोजन था सियाटल में, कवि सम्मेलन का। तो पहली बार हम ऑफिशियली एज ए कवि डेजिग्नेटेड हुए। अभिनव की पूरा षड्यंत्र था उसमें। कवि हम अपने को कवि नहीं माना हमने, लेकिन अभिनव ने कवि सम्मेलन किया और कवि के रूप में हमें इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हम चले गए, कुछ कविता सुना दी ऐसे ही, तो उसमें ये सुना दिया, तो वो लोगों को पसंद आ गया, तो चलो इसी बहाने कवि हो गए। एक आपने कहावत सुनी होगी, अंधों में काने राजा। ये मैं अपने लिए कह रहा हूं कि जो मेरा यहाँ सोशल सर्कल है, जो भी मिलता है वो मुझे हास्य कवि करके दूसरे से इंट्रोड्यूस कर देता है। अब मतलब जो है वो साहित्य में जो है वो कविता के अलावा कुछ और भी हो सकता है, या होता था, या हो सकता है कि उनको लगता है कि जो है जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे हास्य कविता परोसी जाती है आजकल, तो हर आदमी वही करता है। खैर, तो चलते चलते एक किस्सा हम आपसे सुन के जो है तभी छोड़ेंगे आपको। एक आपने यहाँ हर आने वाले हिंदुस्तानी को जो है वो कम से कम एक कार एक्सीडेंट से तो गुजरना ही पड़ता है, या तो वो उसका पार्ट होता है या खुद करता है। और हमारे साथ में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कम से कम 2 या 3 कारें टोटल हुई। तो जिनको नहीं पता हो उनको ये पता हो कि वो कार अगर चलने लायक ना बचे, कार चलाने वाला चलाने लायक बचा रहे, तो ऐसी स्थिति को कार टोटल होना कहते हैं। और नहीं होता है, कार टोटल हो गई, तो कार टोटल हो गई, आदमी बच गया। और कार टोटल होने में कई बार फायदा ये हो जाता है कि जितने की कार है उससे ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे देती है। तो आपकी जो पड़ोसियों को देख देख के जिन कारों को लोग जला करते हैं, वो कार खरीदने के जो मंसूबे पाल लेते हैं और वो सच हो जाता है। तो कुछ उससे मिलता जुलता सा आपके साथ हुआ था, क्या परिणति हुई वो जरा बताइए। उसमें कहानी यही कि जब नया नया यहाँ पर आता है तो आदमी हर तरह से सोचता है कि किस तरह से फायदा सिस्टम से हो जाए। तो जैसे कार थी, तो कार पुरानी हो रही थी, तो कार को घिस रही थी, तो लग रहा था कि कार की कीमत, अगर ये कार का अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी तरह से तो हमें चोट ना लगे, हम टोटल ना हो, तो कार के पैसे मिल जाए, नई कार खरीद ली जाए। एक ही कार थी और बाई चांस ऐसा हो भी गया, और इतना बढ़िया हुआ जैसे कि भगवान ने एकदम जैसे किसी अवतार लेके उसमें हमारा काम कर दिया हो। अच्छा। गाड़ी चुपचाप खड़ी थी, स्कूल में हमने बच्चे को ड्रॉप किया और गाड़ी खड़ी थी, और खड़ी गाड़ी को किसी ने पीछे से आके धक्का से मार दिया, धक्का, जिसको कानपुर भाषा में कहते हैं ठोक दिया। बिल्कुल। हम उतरे तो देखे पीछे वाला हिस्सा पिचक गया था, हम खुश हुए। ऐसा बहुत कम होता है किसी की कार ठुक गई हो आदमी खुश हो। बहुत ही आदर्श सिचुएशन है, एकदम आदर्श समय पे कार ठुकी है ये। अब तो जो है कुछ ना कुछ हम बवाल करके रहेंगे इस पे। खैर जो भी हुआ उसमें, तो उसमें क्या होता है कि सलाह देने वाले लोग बहुत आ जाते हैं। भैया ऐसा मत करना, इंश्योरेंस को करना, उसको करना, इसको कॉल करना और ऐसे करना। और फिर हमने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया। अरे वो कॉल तो हमने इतनी कॉल की, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को उस चक्कर को लेके एक चीज आपके उस ब्लॉग एंट्री से ही मुझे याद आ रहा है कि एक्सीडेंट स्थल से और आपके घर पहुंचने के बीच में भी को जो है कुछ हुआ था, एक्सपेक्टेशन थी कुछ, वो मैं आपको याद दिलाने के लिए जो है ये ऐड किया। लोग इकट्ठा हो गए थे। ऐसा हुआ था कि मतलब हम बड़े खुश जा रहे थे कि अब ऐसा होगा तो वैसा होगा, अब ऐसी बात अब घर में जाके बताएंगे कि अब गाड़ी खरीदनी, बताओ कौन सी गाड़ी खरीदी जाए, है ना, कि यलगार हो, कौन सी गाड़ी हो, आए हम। तो हुआ ये कि किसी वजह से हम जब तक घर पहुंचे तो हमारा बेटा घर पहुंच चुका होगा अपना, और 2-4 लोग इकट्ठा भी हो चुके थे वहां पर। अच्छा, विजय हमारा इंतजार ही हो रहा था। तो हमने सोचा कि दरवाजा खोल के न्यूज का जो है वो हम पहली बार उद्घाटन करेंगे, उसका बताएंगे ऐसे। और वहां तो भीड़ लगी थी, सब लोगों ने हमारा हाथ टटोल के हमें देख लिया, सब ठीक है कि नहीं, कहीं चोट तो नहीं आई। तो हमने कहा नहीं, हमने कहा अरे, तो सारी बात और सब बातें पूछने की, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, स्कूल में कैसे हो गया। तो हमने कहा अरे हमने तो बताया भी नहीं। तो पता लगा जब तक हमारा बेटा घर पहुंचा था उसने सारी कहानी सुना दी, बल्कि जो नहीं भी सुनाया लोगों ने पूछ के उगलवा लिया उससे, अंदाज से ले लेके कि भाई कैसे हुआ, कि पीछे से मारा कि आगे से मारा, किसकी, मतलब उन्होंने ये भी निकाला किसकी फॉल्ट थी।
तो ये एस्टैब्लिश, उन लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया कि फॉल्ट मेरी नहीं थी। अच्छा, हमने कहा इनको समझा लिया जनता को, तो उनको तो समझा ही लेंगे हम। नहीं एक चीज है, अगर आपकी फॉल्ट ठहरा देते तो चाय कैसे मिलती उन लोगों को? ये बात तो सही है। हाँ, इसमें तो अच्छा, चाय में पी चुके थे, एक दौर चल चुका था चाय का उनका। अच्छा अच्छा, वो तो आपके वो साथ हमारा इंतजार ही कर रहे थे वो। घुसते ही लोगों ने, कुछ लोगों ने बधाई दे डाली हमको कि अरे बड़ा बढ़िया, जो चाहते थे वो हो गया। एक दो बुजुर्गों ने आशीर्वाद भी दे दिया कि भाई ऐसा ही होता है, मतलब अच्छे कर्म करो तो अच्छे फल मिलते हैं, ये वो तरह तरह की। तो हम बड़े आश्चर्य में भी अच्छे फल ये कि कोई काट ठोक जाता है। कोई मतलब भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा देता है, इस तरह की भावनाएं व्यक्त की गई हमारे लिए। और हम भी थोड़ा मन ही मन कुप्पा हुए, लेकिन साथ में आश्चर्यचकित भी हुए कि इतने इकट्ठा कैसे, कहां से हो गए लोग। तो पता लगा हम तो घर पहुंचे, बेटा तो स्कूल से पहले घर पहुंच गया, और उसने सारी जानकारी हमारा आते ही गा दी उसने सारी सबको। और बाकी हमारी पत्नी ने और मित्रों ने खोद खाद के और निकलवा ली उससे। कुछ नहीं बचा मेरे पास बताने को मतलब। तो मेरा जो सारा जो था वो घमंड थोड़ा सा दबा पहले की। पहले तो देखो हम पहले आदमी नहीं हुए जिन्होंने खबर डिस्क्लोज की। खैर लोगों ने बधाई दी, तरीके बताया कि इस तरह से निपटा जाता है इंश्योरेंस से, कोई चिंता की बात नहीं, हम है ना, और हम सब बात करवा लेंगे, कोई बात हमसे पूछ लेना। एक ने बताया कि 2 गाड़ी ठुक चुका है वो, तो उसने किस तरह से डील किया। तो सबसे बढ़िया बात जो बताई हमारे मित्र एक सरदार जी थे, उन्होंने बताई। उन्होंने कहा तुम्हारी गाड़ी थोड़ा ऐसा पुरानी नहीं है, थोड़ा नई है, तो नई गाड़ी में जो कैश वैल्यू तुमको मिलेगा, तो नई गाड़ी का जो वैल्यू होता है बाजार में उससे तुमको कम मिलेगा। तो तुम डिमिनिश्ड वैल्यू उसको बोलते हैं, जो अंतर होता है उसको डिमिनिश्ड वैल्यू बोलते हैं। तुम ये वर्ड उसके कान में डाल दो, उसके कान खड़े हो जाएंगे, और मतलब कि तुम्हारे आगे पीछे दौड़ के तुमको और पैसे दे जाएगा घर में। तो हमको बात जम गई, हमने कहा बात तो सही कह रहा है। हमने बात की, और इंश्योरेंस कंपनी वाला हमसे बड़ा खुर्राट, वो इस चीज को भाव ही ना दे। आपके रोज 500 झेलता होगा। हाँ, कितनी पुरानी, वो रोज ऐसे कहानी झेलता होगा, यहाँ 50 लोग आते होंगे उसके पास फ्रॉड लेके और ये सब कहानी लेके। तो खैर जब उसने 4-5 बार उबा दिया तो हमको समझ में आ गया कि कुछ मिलने वाला नहीं है। उसने भी कुछ $25-50 बढ़ा दिए उसमें, खाली इतना ही किया उसने। बस कहानी वो वहीं पे खत्म हुई। हमारा भी इंटरेस्ट जो था डिमिनिश्ड हो गया फिर उसमें। फिर उन्होंने कहा अब जो है टाइम इसमें लगाना बेकार है। तो ये कहानी थी, उसके टोटल पैसे मिले उससे दूसरी गाड़ी आई बाद में जी। लेकिन वही है कि एक्सपीरियंस उसमें होना और एक्साइटमेंट होना उसका, फिर उसके थ्रू जाना, और ये सब इनमें अंतर बहुत होता है। जो सोच के चलो और जो होता है अंतर बहुत होता है। वो तो खैर ठलवई में लिखी गई थी चीजें, वो कई चीजें। तो हम लोग ने ये सोचा कि ये जो अपनी सीरीज है इसमें मित्रों के साथ गपशप भी हो, कुछ पुराने इस तरीके के किस्सों का संस्मरण हो। और आपको शायद याद होगा ब्लॉगिंग के दिनों में लाइफ इन एचओवी लेन, बिल्कुल याद है, सारी पढ़ी हमने। तो वो लिखना शुरू किया था, तो आशय यही था कि भाई इंटरनेट ना होना, सेलफोन ना होना, गूगल ना होना, ये सब उन दिनों की विशेषताएं थी जो आज लोग जो है जिसको लग्जरी समझते हैं, लग्जरी नहीं मतलब जो है नेसेसिटी समझते हैं, और उसके चलते इस समय कोई भी अगर माइग्रेट होके यहाँ आता है तो वो पहले से सारी जानकारी से लैस होता है। और हम लोग के जमाने में जो लोग आए थे तो बहुत सी चीजें नहीं मालूम होती थी, तो जो जिंदगी 180 डिग्री का टर्न लेती थी उसमें कई बार अजीबोगरीब स्थिति में लोग फंसते थे। सभी लोग फंसे हैं, अब उनको लेके रो सकते हैं या हंस सकते हैं या भूल सकते हैं। तो हम लोगों ने उसको हास्य का रूप दिया। और आई थिंक अभिनव के पास में भी कुछ अच्छे किस्से हैं, आपके पास में भी हैं। तो उस समय जो मैंने ब्लॉग किया तो मैंने कहा इस बार जो ये वीडियो सीरीज लाएंगे इसमें एक्सटेंशन करते हैं कि जो है मेरे अपने किस्सों के अलावा मित्रों के भी किस्से लिए जाएं। तो ये आपका कार टोटल होने का किस्सा था, आपके पास और भी होंगे। तो अगले आने वाली कुछ सीरीज में जो है फिर से जो है ऐसी बैठकी करते हैं और किस्से शेयर करते हैं। बल्कि आपके जो किस्से हैं थोड़ा उन पे भी बात करनी चाहिए हमको। जैसे कि आपका एक किस्सा था जिसमें कि आपके मित्र थे जो साउथ इंडियन थे, जिन्होंने लुंगी पहन के डांस दिखाया था आपको, एक वो कहानी थी उसमें। उन्होंने मुझे नहीं डांस दिखाया था, वो
या घर में डांस करते थे वो? हाँ, वो किसी बात, गाने पे खुश वो जो है नहाते हुए जो है वो, मैं किचन में जो है खाना बना रहा था उस दिन, मेरी खाना बनाने की ड्यूटी थी, उनकी जो है सिर्फ खाना खाने की ड्यूटी थी, बाद में बर्तन धोने थे उनको, और वो वहां फिसल गए। और मजे की बात ये थी कि हिंदी ठीक ठाक बोल लेते थे, लेकिन म्यूजिक जब वो सुनते थे तो उसमें हम लोगों का जो है वो पूरी तरीके से कंप्रोमाइज था। वो कभी भी उन्होंने जो है तमिलियन म्यूजिक नहीं लगाया, वो हमेशा मेरे ही म्यूजिक पसंद करते थे। और उस समय दिलेर अप्पा जी बज रहे थे, दिलेर मेहंदी। अच्छा अच्छा। और उन्होंने बताया नहीं 2 दिन तक कि जो है वो अंदर गिरे, कुछ धड़ाम की आवाज आई थी, मैंने पूछा तो उन्होंने डपट दिया था, वो भी लल्ला बाबा की तरह हमसे शायद 15-20 दिन बड़े रहे होंगे कि अरे कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ गिर गया था। वो तो जब जो है हम लोग ग्रोसरी से पैदल जो है 2-2 हाथों में 2 दूध के ला रहे थे और उनसे उठाया नहीं जा रहा था, तब मुझे पता चला कि इनके साथ क्या घटना हुई। इनकी तो वो सारे किस्से जो है वो फिर से जो है इस पर नरेट करेंगे। और कुछ लोग, कुछ तो ऐसे भी हैं कि वो एक आध के घर में जो है वो पुराने राज पता चल गए इन किस्सों के चलते। तो अच्छा, हाँ, वो ये सब आएंगे, ये सब उसमें आएंगे। तो अभी वो ऐसा ही एक किरदार से अभी कुछ दिन पहले, करीब 10-15 साल बाद बात हुई। तो उनसे मैंने बताया कि मैं आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन वीडियो। तो कहते हैं यार भूत जो है वो दोबारा मुझे पीछे पकड़ने वाला है, और अब तो बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। तो आपने वो शुरू के ब्लॉगिंग के दिनों की बात याद दिलाई, तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग थे। एक थे कालीचरण गायतोंडे जी, अगर आपको याद हो। जी जी, काली क्या नाम से लिखते थे वो थे। और अभी जो वापस रिकनेक्ट हुए हैं उसमें अपने फुर्सतिया जी से तो खैर कनेक्शन काफी टाइम से है, सदाबहार हैं वो तो हमेशा है। हाँ, और देवाशीष पहले थे, हैं और रहेंगे। देवाशीष चक्रवर्ती, उनसे वापस रिकनेक्शन हुए। नुक्ता चीनी और नल पॉइंटर 2 लिखते थे। और इनफैक्ट जो निरंतर मैगजीन निकलती थी उसमें आपको याद होगा, एक हम लोगों ने सेंट्रेलिया कोल माइन के ऊपर जो है एक आर्टिकल लिखा था, तो उसमें 2-3 लोगों ने योगदान दिया था। तो उसमें मेरा था, देवाशीष ने कुछ हिस्सा किया था, और एक शशि सिंह है झारखंड से, तो उनसे भी वापस रिकनेक्शन हुआ। तो मैंने सेंट्रेलिया के ऊपर हाल के दिनों में एक वीडियो भी डाला है अपने ब्लॉग पे। वो वहां पे एशलैंड कोल माइन घूमने के सेंट्रेलिया, तो किसी को नहीं जाने देते क्योंकि वो अंडरग्राउंड माइन फायर तकरीब 30-40 वो हमने हाँ देखा उसके बारे में। हाँ, तो काफी समय से वो जल रही। एक्चुअली उसके पास में एक बड़ा दिलचस्प शहर है जिम थॉर्प, जो पुराने ओलंपियन के नाम पे बना है। वो बात दीगर है कि वो ओलंपियन ना वहां पैदा हुआ, ना गुजरा, और ना कभी गया। बस वहां उसकी कब्र जो है वो, उसको कैलिफोर्निया की कब्र से उखाड़ के और यहाँ लाके गाड़ दिया गया, क्योंकि उसकी बीवी ने कहा कि जो है अगर आप लोग इनके नाम पे शहर का नाम करना चाहते हैं तो जो है फाइन विद मी। और उसका मुकदमेबाजी 2014 तक चलती रही। उसके लड़के बच्चे जो हैं उसको ओक्लाहोमा में दफनाना चाहते थे पुरखों के बगल में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट उठा के केस फेंक दिया। हमारे पास में और दूसरे मुकदमे, ये सब कहां तक सुनेंगे। तो ये सब वीडियो हैं। तो अपनी दिलचस्पी यही रहती है कि अगर यात्रा ब्लॉग करे जाएं तो फिर वो इस टाइप के बोरिंग भी ना हो कि भाई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वो तो अपना काम कर रहे हैं, मैं क्यों करूं तो उसे रेप्लिकेट। और या फिर आजकल जो ब्लॉगर्स होते हैं कि साहब यहाँ छोले कुलचे अच्छे मिलते हैं, तो वो भी मुझे नहीं बताना। यात्रा ब्लॉग जो होते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स, तो जो उनके पीछे की जो कहानियां हैं जो आमतौर पर नहीं मिलती विकीपीडिया में, तो पिट्सबर्ग पे बनाए हैं। तो वो अभिनव जी को धोखा हो गया था, मैं पिट्सबर्ग में रहता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, फिलाडेल्फिया में रहता हूँ। जहां घूमते हैं वहां के किस्से होने चाहिए। तो चलिए, आज के लिए आई थिंक काफी खजाना मुझे मिला है, लेकिन शायद जो है ये जो हम लोगों की मुलाकात है, इससे जो लोग रिटायरमेंट का बहाना लेके जो है बैठ गए हैं उनको कुछ प्रेरणा मिले, तो अगली बार नए तरीके से सामने आए, नए तरीके से अपना जो है नया कलेवर सामने लाएं। और बाकी और भी जो ब्लॉगर्स साथी हैं, साहित्यकार साथी हैं, इस पे आएंगे, तो जो हम लोग के अंदर हास्य होता है, व्यंग होता है, उसी को जो है इस पे वापस लाने की कोशिश रहेगी। आपका अगर आपकी इच्छा अगर हो तो बेसिकली उस समय उस जमाने के जो लोग थे तो उनसे बिल्कुल निश्चित तौर पे हम जुड़ना चाहेंगे और उनका इंटरव्यू लेना चाहेंगे, जिसमें आप भी हैं और उसमें कालीचरण अगर मिल जाए तो हैं, ई स्वामी है उसमें, फुर्सतिया हैं ही उसमें, जीतू भाई हैं अपने, और
समीर लाल जी हैं और कई लोग इस तरह के हैं। तो इंद्र भाई साहब, आज बातचीत काफी अच्छी रही। आगे फिर मिलेंगे और मित्रों को जोड़ेंगे इसमें, तो थोड़ा और हास्य व्यंग पे परिचर्चा हो, और अपने बिल्कुल पुराने बिल्कुल। ब्लॉगों की, और अपने यूएस में जो सबके अद्भुत अटपटे संस्मरण रहे हैं उनको शेयर किया जाएगा। तो इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आगे भी चलता रहे और तरक्की करे दिन रात। जी लोग काफी बार देखें इसको और प्रोत्साहित हों, सबसे बड़ी बात यह है। जी जी। हाँ, तो हाथ से जो है वो मुख्य चीज यही है कि हाथ से रील्स के अलावा भी मिलता है और अच्छा मिल जाता है। अगर लोग देखना चाहें तो ये चैनल जरूर देखेंगे। तो देखेंगे। चलिए फिर मिलना होगा। चलिए फिर।